हेलो स्टूडेंट्स। आज एमएससी थर्ड सेम बॉटनी इसके पेपर 2 जिसका कोड है PG 302, इसके यूनिट 2 से एक टॉपिक जेनेटिक्स ऑफ बैक्टीरिया, इस पर मैं लेक्चर देने को उपस्थित हुआ हूं। डॉक्टर संजय सहाय, प्रोफेसर, गवर्नमेंट सरोजनी नायडू PG गर्ल्स कॉलेज, भोपाल। सबसे पहले मैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ टर्म्स हैं उसको डिफाइन करना चाहूंगा। जेनेटिक्स इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यानी अनुवांशिकी का अध्ययन। नेक्स्ट है अनुवांशिकी इटसेल्फ। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मीन्स कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती है, इसका अध्ययन अनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। चूंकि आज का टॉपिक बैक्टीरियल जेनेटिक्स है, हम बैक्टीरिया के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, खासकर जेनेटिक्स के पर्पज से। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, हम जानते हैं, इसलिए इसका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता बल्कि साइटोप्लाज्म में होता है। इसके डीएनए का जो मेन कैरेक्टर है कि ये क्रोमोसोमल जो डीएनए मेन डीएनए है वो सर्कुलर होता है, क्वाइल्ड होता है और क्लोज्ड होता है, अर्थात वो गोल होता है और कुंडलित होता है और उसके कोई शीर्ष नहीं होते हैं। डबल स्टैंडर्ड होता है और सिंगल डीएनए एक सेल में पाया जाता है। प्रत्येक सेल में एक डीएनए होता है, इसलिए यह हैप्लॉइड होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाए जाते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, जिसे प्लाज्मिड, एपिसोम या एक प्लाज्मिड कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए which is non-hereditary, optional, whose replication is independent of replication of chromosomal DNA। अर्थात क्रोमोसोमल डीएनए का अगर रेप्लिकेशन होता है तो जरूरी नहीं है कि प्लाज्मिड का भी रेप्लिकेशन हो। इसी तरह से प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता है तो क्रोमोसोमल डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी नहीं है। इसलिए प्रत्येक सेल में प्लाज्मिड की संख्या अलग अलग हो सकती है। रिकम्बिनेशन इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या एलील्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ डीएनए। दिस इज कैरिड आउट ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। दो स्ट्रैंड डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स से नया कॉम्बिनेशन बनने को रिकम्बिनेशन कहते हैं। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपटेक ऑफ एक्सट्रेनियस डीएनए डायरेक्टली फ्रॉम इन्वायरमेंट फॉलोइंग चेंज इन फिनोटाइप। अर्थात इन्वायरमेंट से किसी सेल के द्वारा डायरेक्ट डीएनए का अपटेक किया जाना और इस अपटेक के फलस्वरूप जो रिसिपिएंट सेल है उसके फिनोटाइप में अगर चेंज होता है तो इस प्रक्रिया को, ये एक रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया है जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। Transduction, it is also a type of genetic recombination which is found in bacteria. This is transfer of DNA from one cell to another via virus। वायरस के मेडिएशन से अगर एक सेल के जीन या डीएनए का खंड दूसरे सेल में जाता हो और वहां पर उसके फिनोटाइप में परिवर्तन लाता हो तो इस प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन कहते हैं। Third process of conjugation is recombination is conjugation, which is transfer of DNA through conjugation tube। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में डीएनए या जीन का जाना ट्रांस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा, इस प्रक्रिया को कॉन्जुगेशन कहते हैं। एफ प्लाज्मिड, ये भी जैसा ऊपर डिफाइन किया गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए whose presence in the bacterial cell imparts sexual ability such as development of sex pilus। एफ प्लाज्मिड जैसा हमने ऊपर डेफिनेशन में बताया ये ऑप्शनल है, बट एफ प्लाज्मिड यदि बैक्टीरियल सेल में है तो उस बैक्टीरियल सेल में एक एबिलिटी होती है कि वो पीलस बनाता है, सेक्स पीलस, जो कॉन्जुगेशन के समय कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। अर्थात एफ प्लाज्मिड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है। एफ माइनस सेल ऐसे कोशिका को कहा जाता जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं हो। एफ प्लस सेल वैसे बैक्टीरियल सेल जिसमें एफ प्लाज्मिड हो।
बैक्टीरियल सेल विद ए प्लाज्मिड। HFR सेल, ये एब्रिविएशन है हाई फ्रीक्वेंसी सेल। इसमें बैक्टीरियल सेल, ऐसे बैक्टीरियल सेल जिसमें एफ प्लाज्मिड उसके क्रोमोसोमल डीएनए में इंसर्टेड हो, यानी उससे जुड़ा हुआ हो। बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग एफ प्लाज्मिड इंसर्टेड इनटू क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरियल सेल में 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत बाइनरी फिजन यानी द्विविभाजन होना, यानी एक कोशिका दो एग्जैक्टली सिमिलर साइज के कोशिकाओं में बंट जाना। यह सबसे कॉमन मेथड है बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं प्रजनन में, रिप्रोडक्शन का जो मेथड है। सेकेंड मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एंडोस्पोर का बनना जो रिप्रोडक्शन से ज्यादा बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है अंडर वेरी एक्सट्रीम कंडीशन। थर्ड मेथड रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंतर्गत कॉन्जुगेशन और सेक्सडक्शन जो कुछ बैक्टीरिया में ही रिपोर्ट किए गए हैं। बैक्टीरियल जेनेटिक्स के अंतर्गत जो हम लोग अध्ययन करेंगे, उसमें एक तो नॉर्मल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बाइनरी फिजन में, जिसमें बैक्टीरियल जीन्स रेप्लिकेट एंड वन एग्जैक्ट कॉपी गोज टू नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट सेल जनरेशन। जब बैक्टीरिया के सेल का डिवीजन होता है तो उसके डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है और उसके एक एक कॉपी दोनों डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। तो इस समय नॉर्मल एक सेल जनरेशन से दूसरे सेल जनरेशन में जो भी कैरेक्टर्स हैं जो रिलेटेड टू जेनेटिकल कैरेक्टर जो डीएनए में रहते हैं, डीएनए के माध्यम से चले जाते हैं। ये नॉर्मल जेनेटिक्स हो गया बैक्टीरिया का। इसके अलावा बैक्टीरियल जीन्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू म्यूटेशंस। जो आम कोई भी जीव के डीएनए या जीन म्यूटेशंस के प्रति संवेदनशील रहते हैं, बैक्टीरियल जीन्स या बैक्टीरियल डीएनए भी उसी प्रकार से रहता है। These are the normal process of genetics. Apart from this, there are 3 methods of recombinations which leads to change in phenotype of daughter cell. बैक्टीरिया में 3 प्रकार के रिकम्बिनेशन के मेथड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण डॉटर सेल्स या रिसिपिएंट सेल्स के फेनोटाइप में चेंज आते हैं। Recombination deals with how DNA or gene goes from one cell or environment, enters another cell and brings about heritable change in phenotype. बैक्टीरिया के केस में रिकम्बिनेशन का अर्थ होता है कि डीएनए एनवायरनमेंट से या एक सेल से दूसरे सेल में किस प्रकार से जाता है और उसके फेनोटाइप में परिवर्तन लाता है। इसमें 3 प्रकार, देयर आर 3 पार्ट्स, तीन तरह से ये कार्य संपन्न हो सकते हैं। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें डायरेक्ट इनटेक ऑफ एक्सट्रेनियस डीएनए बाय कंपिटेंट सेल्स, जिसमें एनवायरनमेंट से सीधे एक सेल डीएनए या जीन को अपटेक करता है, उसको प्राप्त करता है, उसको एंटर करता है और वहां जाकर वो उसके फिनोटाइप में चेंज लाता है। दूसरा है ट्रांसडक्शन। इस मेथड में वायरस के मेडिएशन से ये काम होता है। डीएनए एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जाता है। तीसरा कॉन्जुगेशन जो मेथड है, जिसमें 2 बैक्टीरियल सेल के बीच में होता है और कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से एफ प्लाज्मिड एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है और यहाँ पर ये तय है कि वो कोशिका, जो डोनर कोशिका होते हैं, वो या तो F प्लस कोशिका होते हैं या HFR होते हैं। F प्लस का मतलब जहां F प्लाज्मिड स्वतंत्र रूप से है, HFR मतलब जहां पर F प्लाज्मिड क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर इंसर्टेड है। कुछ रिकम्बिनेशन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के द्वारा भी होता है, लेकिन ये प्रिडिक्टेड नहीं होता है और बहुत ज्यादा इसके कोर्स को हम नहीं देख पाते हैं या उसको हम पूरी तरह से स्टेबल रूप में हम नहीं पाते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट विच इज अ शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस दैट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर within same genome and affects expression of the host gene which is not predictable. इसका मतलब है
कि कोई भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ए शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस अपने जीनोम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाता है और वो मूव करता है, जंपिंग जीन जिसे कहते हैं, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाता है, और यदि ये किसी जीन के अंदर चला गया तो उस जीन के एक्सप्रेशन को वो रोक भी सकता है। तो इस प्रकार से फिनोटाइप में इस प्रकार से भी चेंज आ सकते हैं, लेकिन ये चेंज प्रिडिक्टेबल नहीं है, पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, तो इसको जो है हम लोग बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन के अंतर्गत नहीं स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जाने। ट्रांसफॉर्मेशन का की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत ही क्लासिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरियम का उपयोग हुआ था वो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया था। ये बैक्टीरियम न्यूमोनिया के लिए जिम्मेदार है, न्यूमोनिया कॉज करता है। इसमें दो प्रकार के स्ट्रेन का उपयोग किया गया था। एक स्मूथ वॉल्ड जो विरुलेंट थे, अर्थात जिसके द्वारा रोग किया जा सकता था। दूसरा जो स्ट्रेन था वो अविरुलेंट था, अवीर जो आप देख रहे हैं वो रफ वॉल्ड था। ये दो प्रकार के स्ट्रेन डिप्लोकोकस निमोनिया का उपयोग किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में। इसमें ग्रिफिथ साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। He injected pure bacterial strain singly or in combination into mouse. उन्होंने इस बैक्टीरिया स्ट्रेन को सिंगली या कॉम्बिनेशन में माउस के अंदर इंजेक्ट करके उस पे होने वाले जो असर थे उसके आधार पर पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और कंक्लूड किया। और ये जो प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन की है ये पूरे जो है विज्ञान जगत में आया। स्मूथ वॉल्ड जो स्ट्रेन थे वो विरुलेंट थे, अगर उसे इंजेक्ट किया जाता था तो इससे माउस किल हो जाता था, माउस मर जाता था। जबकि रफ स्ट्रेन जो अविरुलेंट था उससे माउस को कोई असर नहीं होता। उन्होंने तीसरा स्टेप ये लिया कि स्मूथ स्ट्रेन को हीट के द्वारा किल कर दिया, मार दिया, और फिर उसको इंजेक्ट किया माउस के अंदर। इसके बाद जब देखा गया तो माउस जो है वो किल नहीं हुआ। अर्थात उन्होंने देखा कि जो हीट किल करने से स्ट्रेन बिल्कुल अविरुलेंट हो जाता है, उसके रोग पैदा करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये बिल्कुल मेक श्योर हो गया कि ये जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है हीट के द्वारा किल्ड हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने एक हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन और लाइव रफ वॉल स्ट्रेन जो अविरुलेंट था, एक अविरुलेंट लाइव जीवित स्ट्रेन और हीट किल्ड विरुलेंट स्मूथ स्ट्रेन, इन दोनों को एक साथ माउस के अंदर इंजेक्ट किया गया। ये पूरे एक्सपेरिमेंट को इस फिगर के द्वारा भी देखा जा सकता है। आप लेफ्ट पैनल में देख रहे हैं, रफ स्ट्रेन इंजेक्ट किया जा रहा है माउस को, और नीचे जो है वो देखा जा रहा है कि माउस इज स्टिल अलाइव। सेकंड पैनल में लेफ्ट से सेकंड में देख रहे हैं कि उसमें स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जा रहा है और वो किल हो गया है, वो मर गया है। थर्ड पैनल में आप देख रहे हैं कि हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन यानी विरुलेंट स्ट्रेन को हीट के द्वारा किल करने के बाद माउस में इंजेक्ट किया जा रहा है, और माउस यहाँ पे बिल्कुल आप देख रहे हैं अलाइव है। यानी जो किलिंग की प्रक्रिया है पूरी तरह से सुनिश्चित है कि वो वास्तव में किल्ड हो गया है और उसमें विरुलेंस यानी रोग पैदा करने की क्षमता समाप्त हो गई है। फोर्थ पैनल में देख रहे हैं कि रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन जो अविरुलेंट है और स्मूथ स्ट्रेन जो विरुलेंट है उसे हीट किल कर दिया गया है, और दोनों को मिक्स करके बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया गया है। तो आप माउस में इंजेक्ट किया गया है, तो आप देख रहे हैं माउस किल हो गया है, माउस हैज डाइड। तो यहां पे ये जिज्ञासा या सवाल ये है कि अगर रफ स्ट्रेन जो अविरुलेंट है उसमें मारने की क्षमता नहीं है, वो इसके लिए जिम्मेदार है, या कि जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन है जिसे किल कर दिया गया है वो जिम्मेदार है। तो निश्चित रूप से देख रहे हैं पहले तीन एक्सपेरिमेंट में, तीन पैनल में, कि ये दोनों
अलग अलग माउस को नहीं मार सकते हैं। अर्थात इन दोनों में ही माउस को मारने की क्षमता नहीं है। लेकिन जब दोनों मिल गए हैं तो फिर यह क्षमता कैसे आती है, ग्रिफिथ के लिए यह बहुत बड़ा सवाल था। इस सवाल के हल के लिए एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो हैं एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी ने अगला एक्सपेरिमेंट किया इसका एनालिसिस के लिए, इसका विश्लेषण के लिए कि यह कैसे संभव हुआ। उन्होंने हीट किल्ड जो विरुलेंट स्ट्रेन थे, स्मूथ वॉल्ड स्ट्रेन, उसको होमोजेनाइज किया। होमोजेनाइज्ड एंड फ्रॉम होमोजेनेट सुगर्स एंड लिपिड वेर रिमूव्ड। उन्होंने उसको मिक्स करके उसको सॉल्यूशन के रूप में बदला और उसके लिपिड और शुगर को उन्होंने रिमूव कर दिया। जो उसके घुलनशील भाग थे सुपरनेटेंट, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उनको 3 भागों में उन्होंने बांटा, 3 टेस्ट ट्यूब में रखा। इसके बाद उसे ट्रीट किया गया 3 प्रकार के एंजाइम से, अलग अलग 3 टेस्ट ट्यूब में, डीएनएज, प्रोटीएज और आरएनएज। डीएनएज जो डीएनए को नष्ट करता है, प्रोटीएज जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है, आरएनएज जो आरएनए को डिग्रेड करता है। तो ये जो 3 मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स माने जाते हैं लिविंग सेल्स के, इनको 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में यूज करके सुपरनेटेंट में ये 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड कर दिया गया और इस प्रकार से डीएनए फ्री, प्रोटीन फ्री और आरएनए फ्री सुपरनेटेंट पाया गया। अब इस सुपरनेटेंट का फिर से उन्होंने उपयोग किया और उसको रफ वॉल्ड अविरुलेंट स्ट्रेन के साथ मिक्स करके, पहली बार आर स्ट्रेन को डीएनए फ्री सुपरनेटेंट के साथ मिक्स किया गया, फिर इसी आरएनए को प्रोटीन फ्री और फिर आरएनए फ्री सुपरनेटेंट के साथ मिक्स करके इसे इंजेक्ट किया गया माउस में, यह देखने के लिए कि अब क्या असर होता है। उसके रिजल्ट में जो एक्सपेरिमेंट्स है, मैं इसे इस फिगर के द्वारा दिखाना चाहूंगा फिर से, कि जो हीट किल्ड देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड से, हीट किल्ड स्मूथ वॉल्ड स्ट्रेन का होमोजिनेट, इसे डीएनएज, प्रोटीएज और आरएनएज, ये 3 एंजाइम से इसे ट्रीट करने के बाद ये 3 प्रकार के हमें एक्सट्रैक्ट या सुपरनेटेंट मिलते हैं, जिसे रफ वॉल्ड अविरुलेंट स्ट्रेन के साथ मिक्स करके बारी बारी से इसे माउस में इंजेक्ट किया जाता है। तो इस इंजेक्ट करने का जो प्रभाव था, उसमें जो पाया गया कि उस सुपरनेटेंट जिसमें डीएनए था, यानी प्रोटीन फ्री डीएनए, जिसमें डीएनए था अर्थात जो डीएनए फ्री नहीं था, वैसे 2 ट्यूब्स के बैक्टीरिया से माउस किल हो गया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि रफ वॉल्ड सेल जो अविरुलेंट बैक्टीरियल सेल थे, उसके साथ यदि डीएनए युक्त सुपरनेटेंट को मिक्स किया गया तो वो माउस को किल कर दिया। अर्थात वहां जो अविरुलेंट स्ट्रेन थे उसमें विरुलेंस की क्षमता आ गई, अर्थात रोग पैदा करने की क्षमता आ गई, और ये रोग पैदा करने की क्षमता उसी सुपरनेटेंट के केस में था जहां डीएनए उपस्थित था। ये निश्चित रूप से इस निष्कर्ष के पास ले गया कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी उसके जेनेटिक गुण में परिवर्तन लाने के लिए, अर्थात उसे अविरुलेंट से विरुलेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था और ये फाइंडिंग पहली बार पूरे दुनिया को ये बताया था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट के ये 2 खास बात थे। पहला तो ये पहली बार पता चला डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन
is available or present in bacteria. ये दो चीजें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है दैट इज ट्रांसडक्शन। इस प्रक्रिया को, इस रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस को जो खोजने वाले थे लिंडरबर्ग एंड जिंडर, जिन्होंने इसकी खोज 1951 में की, दे डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस while studying recombination in Salmonella typhimurium। टाइफाइड के लिए जो बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पर उन्होंने वो स्टडी कर रहे थे, और स्टडी के दौरान ही इस प्रोसेस की डिस्कवरी हुई है, इसको पाया गया है। ये ट्रांसडक्शन की जो प्रक्रिया है वो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, वायरस के लाइफ साइकिल, दो प्रकार के वायरस में लाइफ साइकिल पाए जाते हैं। एक लाइटिक साइकिल होता है, दूसरा लाइसोजेनिक होता है। लाइटिक साइकिल में वायरल जीनोम बैक्टीरियल जीनोम के बैक्टीरियल सेल के अंदर जाते उसके जीनोम को तोड़ देता है और अपना रेप्लिकेशन करता है, दैट इज कॉल्ड लाइटिक साइकिल। ये इमीडिएट होती है, जैसे इन्फेक्शन होता है उसके तुरंत बाद ये काम होता है। लाइसोजेनिक साइकिल में वायरल जीनोम कुछ दिनों तक या कुछ सेल जनरेशन तक बैक्टीरियल सेल के अंदर डोरमेंट पड़े रहते हैं, और इस तरह से वो काफी बाद फिर से लाइटिक साइकिल में प्रवेश करते हैं और फिर अपना रेप्लिकेशन कर बैक्टीरियल सेल को तोड़ते हैं, उसको नष्ट करते हैं, किल करते हैं। तो लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस इमीडिएटली अपना रेप्लिकेशन नहीं करता, जबकि लाइटिक साइकिल में इमीडिएटली करता है। तो लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन बायोसिंथेसिस मशीनरी आर इमीडिएटली हाईजैक्ड बाय वायरस। मतलब अपना डीएनए का और अपना प्रोटीन का सिंथेसिस, अपना डीएनए का रेप्लिकेशन वो बैक्टीरियल सेल के मशीनरी से तुरंत जाके करवाता है। लाइसोजेनिक साइकिल में वायरल जीनोम स्टेज इन बैक्टीरियल सेल फॉर सम टाइम टू सेवरल सेल जनरेशन बिफोर गेटिंग सिग्नल टू एंटर लाइटिक फेज। ट्रांसडक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड हो सकता है और जनरलाइज्ड। Generalized, if any bacterial gene is transferred. Any bacterial gene, if transferred from one cell to another, then the process is called generalized. If it is done via virus, तो ट्रांसडक्शन जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहलाता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में कुछ स्पेसिफिक जीन्स ही भाग लेते हैं, अर्थात यहाँ पे वायरस के माध्यम से बैक्टीरिया के कुछ स्पेसिफिक जीन्स ही एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर्ड होते हैं। Generalized transduction was discovered by Ikeda and Tomizawa in 1965, and he discovered this process in case of Escherichia coli temperate phage P1। ये एक वायरस है P1 वायरस, इसके अध्ययन या इसके लाइफ साइकिल के अध्ययन के दौरान इस प्रकार के ट्रांसडक्शन की खोज हुई थी। ये phage, when phage infects and replicates itself in bacterial cell, bacterial genome is broken down। ये phage बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते ही उसके जीनोम को तोड़ देता है और अपना रेप्लिकेशन करता है जीनोम का, और अपने प्रोटीन का बायोसिंथेसिस करता है उसी के मशीनरी उपयोग कर, बैक्टीरियल सेल के मशीनरी को उपयोग कर। वहां वाइल्ड पैकेजिंग, जब उसके प्रोजेनिस वायरस पैकेजिंग का अर्थ होता है उनके सारे कैप्सिड प्रोटीन्स जब वो असेंबल होते हैं और उसके अंदर, उसके हेड के अंदर डीएनए, उसके जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज होता है, तो इस प्रक्रिया को पैकेजिंग कहते हैं। तो while packaging some viruses enclosed by mistake, ये मिस्टेक 1 in 10,000, 10,000 में एक केस में इस तरह का मिस्टेक होता है। तो बाय मिस्टेक बैक्टीरियल जीन्स आर एनक्लोज्ड इन वायरल पार्टिकल। जो वायरस के कैप्सिड हैं उसमें बैक्टीरियल जीन के टुकड़े जो विखंडित हो गए हैं वो एनक्लोज्ड हो जाते हैं, और इस तरह का जो डिफेक्टिव प्लाज्मिड बनता है, डिफेक्टिव वायरस बनता है, सॉरी, ये डिफेक्टिव फाज ट्रांसड्यूसिंग फाज कहलाता है। दिस ट्रांसड्यूसिंग फाज इफ इन्फेक्ट्स अनदर बैक्टीरिया देन इंजेक्ट्स बैक्टीरियल जीन दैट क्रिएट्स मेरोजाइगोट और हेमीजाइगोट।
तो इस प्रकार का जो डिफेक्टिव या ट्रांसड्यूसिंग फाज है, जिसमें पहले वाले बैक्टीरिया के कुछ जीन्स एनक्लोज हो गए हैं, अब ये यदि दूसरे बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर ये पहले बैक्टीरियल के जीन्स को ट्रांसफर कर देता है, और अब जो रेसिपिएंट बैक्टीरियम है, बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर कुछ जीन्स के मामले में वो डिप्लॉयड हो जाता है, क्योंकि उसके पास पहले ऑलरेडी वो जीन्स हैं और कुछ इस प्रोजेनी इस ट्रांसड्यूसिंग फाज के माध्यम से आ गए हैं। तो इस प्रकार का बैक्टीरियल सेल्स जिसके कुछ जीन्स डिप्लॉयड हो गए हैं, 2 कॉपी में हो गए हैं, दिस टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड मीरोजाइगोट्स और हेमीजाइगोट्स। द ट्रांसफर्ड डीएनए में बी इंटीग्रेटेड। अब ये जो ट्रांसफर्ड है, जो डीएनए आए हैं बाहर से वायरस के माध्यम से, ये या तो इंटीग्रेटेड रूप में इंसर्ट हो सकते हैं क्रोमोसोमल डीएनए में, या फिर ये फ्री रह सकते हैं। कुछ फाज हैं जैसे P22 फाज, इसमें इंटीग्रेटेड अवस्था में रहते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं उनके क्रोमोसोमल डीएनए में, जबकि P1 फाज में वो फ्री रहते हैं, उस अपने स्वतंत्र रूप से अपना वायरल जीनोम रहता है बैक्टीरियल जीनोम के से, और दोनों ही अवस्था में ये बैक्टीरियल सेल के फिनोटाइप को अफेक्ट कर सकता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, it is generally found in lysogenic virus, जिसके एक एग्जांपल है लैम्डा फाज। In case of lambda phage, the viral genome or DNA as prophage inserts always between gal and bio sites. ये 2 साइट्स बैक्टीरिया के हैं, गैल एंड बायो, गैलेक्टोज और बायोटीन के से संबंधित जो जीन है, इन्हीं के बीच में ये लैम्डा फाज का जीनोम इंसर्ट होता है। लैम्डा फाज का जब लाइसिस होते हैं, ड्यूरिंग लाइसिस द वायरल जीनोम जनरली एक्साइज प्रिसाइजली एज सर्कुलर लैम्डा डीएनए, रेयरली, जनरली वो वहां से फिर जब अलग होता है बैक्टीरियल जीनोम से टूटते समय, रेप्लिकेशन के समय, तो एग्जैक्टली वहीं से वो अलग होता है। यानी सेम लैम्डा का जो डीएनए, लैम्डा फाज का जो जीनोम या डीएनए है, वो उसी जगह जहां पे जुड़ा है वहीं से टूटकर अलग हो जाता है और अपनी पूरी इन टोटो इंटैक्ट डीएनए ही उसको अलग कर लेता है। रेयरली इट टेक्स नियर बाय जीन्स, कभी कभी बाय मिस्टेक वो बैक्टीरियल गैल या बायो ये जीन को भी अपने साथ लेकर उससे एक्साइज उससे बाहर आता है, क्रोमोसोमल डीएनए से बाहर आता है, एंड लीव बिहाइंड सम ऑफ इट्स ओन जीन, दस जनरेटिंग डिफेक्टिव फाज। ऐसे फाज अब ये जो बाहर आता है और फिर ये जो असेंबल होंगे फाज पार्टिकल्स, तो न्यू फाज पार्टिकल्स या डॉटर फाज पार्टिकल्स में बैक्टीरियम के गैल या बायो जीन आ जाते हैं उनके जीनोम के साथ, फाज जीनोम के लैम्डा फाज के साथ। तो अब ये डिफेक्टिव फाज में पहले जो बैक्टीरियम के गैल या बायो जीन है वो भी आ गए हैं इनके जीनोम में। तो ये एक रिकम्बिनेंट फाज होता है और इसे नाम जैसे अल्फा डी लैम्डा डी गैल या लैम्डा डी बायो प्रोजेनिस के नाम से, इस तरह से टर्म से इसको जाना जाता है। ये डिफेक्टिव फाज लैम्डा डी गैल और लैम्डा डी बायो इफ अटैक्स बैक्टीरियल सेल, अनदर बैक्टीरियल सेल को अगर ये अटैक करता है, द लेटर बिकम्स हेमीजाइगोट विद रेस्पेक्ट टू गैल और बायोजीन रेस्पेक्टिवली। ये दूसरे बैक्टीरियम में पहले बैक्टीरियल के गैल या बायोजीन को ट्रांसफर करता है। तो इन जीन्स के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में जो दूसरे बैक्टीरियल सेल हैं जिसको इन्फेक्ट किया है, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल, वो अब डिप्लॉयड हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है इन जीन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि उसके पास पहले से भी ये जीन उपलब्ध है। इस पूरी प्रक्रिया को फिर से हम इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। आप देखते हैं जो फर्स्ट है, ये पूरा जो है ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया, जनरल ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया को दिखाता हुआ ये फिगर है, ये जिसमें पहले बैक्टीरियल सेल को वायरस अटैक कर रहा है, उसके जीनोम उसमें इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्टेड हो रहे हैं, बैक्टीरियल फाज के डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर सेकंड में इंजेक्टेड हैं। इसके बाद इमीडिएटली वो बैक्टीरियल जीनोम का विखंडन हो गया है, वो टूट गया है। थर्ड में देख रहे हैं आप कि एक फाज दिखाया जा रहा है जो डिफेक्टिव फाज है, जिसके हेड ब्लैक करके कलर से दिखाया जा रहा है।
दिस phage has by mistake enclosed bacterial genome fragment। ये इसमें बैक्टीरियल जीन के फ्रेगमेंट एनक्लोज हो गए हैं। ये डिफेक्टिव फाज अब फोर्थ स्थिति में बाहर निकलता है। फोर्थ जो फिगर दिख रहा है, फिफ्थ में दिख रहा है कि अब वो डिफेक्टिव फाज दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। सिक्स में दिखाया जा रहा है कि उसके जीनोम, फाज के जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश कर गया है। और इस तरह से अब सातवें में बताया जा रहा है ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरियम, अर्थात बैक्टीरियम में जो दूसरे बैक्टीरियम है, इसके अंदर पहले बैक्टीरियम में जो फर्स्ट बैक्टीरियम है उसके भी जीन प्रवेश कर गए हैं और अब ये ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरियम हेमीजाइगोट है। रिकम्बिनेशन का, बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन के जो तीसरा मेथड है वो है कॉन्जुगेशन। इसमें ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज एफ प्लाज्मिड और एपिसोम फ्रॉम एफ प्लस और एच एफ आर। एफ प्लस का मतलब जिसमें एफ प्लाज्मिड है, एच एफ आर का मतलब फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जहां एफ प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर इंसर्टेड है। इस सेल यानी ये जो दो सेल हैं जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड है, दे आर कॉल्ड डोनर सेल। तो इस डोनर सेल से बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है, एफ प्लाज्मिड है, वो एफ माइनस सेल में प्रवेश करते हैं थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब इज फाउंड बाय सेक्स पिलस। सेक्स पिलस बनाया जाता है उस सेल के द्वारा जिसमें एफ प्लाज्मिड होते हैं। जैसा हमने डेफिनेशन में बता दिया था कि एफ प्लाज्मिड imparts ability to form sex pilus। इस तरह से ट्रांसफर जीनोम का होता है, एफ प्लाज्मिड का होता है, बल्कि एक सेल से एफ प्लस सेल से या एच एफ आर सेल से एफ माइनस सेल में। यह ट्रांसफर इस तरह से होता है कि एफ प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन भी होता है और रेप्लिकेशन के साथ उसके एक कॉपी ट्रांसफर होता है, न कि वो अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। अर्थात इस ट्रांसफर का परिणाम यह नहीं होता कि एफ प्लस ऑफ एफ माइनस हो जाए या एच एफ आर ऑफ एफ माइनस हो जाए। उसके ट्रांसफर से पहले उसका रेप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन के साथ वो ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर होने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है उसमें एफ प्लस तो एफ प्लस रह जाता है, एच एफ आर रह जाता है, लेकिन एफ माइनस भी एफ प्लस हो जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम एचएफआर, F inserted in chromosomal DNA cell to F minus cell is also called। अच्छा, जब हम HFR सेल से ये ट्रांसफर होता है तो इस प्रक्रिया को सेक्स रिडक्शन भी कहते हैं। प्रक्रिया दोनों कॉन्जुगेशन है, लेकिन HFR से अगर ट्रांसफर F माइनस में डीएनए हो रहा है थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब, तो इस प्रक्रिया को सेक्स रिडक्शन की प्रक्रिया कहते हैं। F प्लाज्मिड इन फ्री और इंसर्टेड, एफ प्लाज्मिड जो जैसा मैंने बताया फ्री और इंसर्टेड अर्थात एफ प्लस में या एच एफ आर में है, replicates and one copy is transferred to recipient cell resulting in both becoming F plus। ये हम इस फिगर के द्वारा फिर से देख सकते हैं। इसमें लेफ्ट साइड में ये जो है 1 2 3 4 जो फिगर्स हैं रोज में, जिसमें दो पैनल है। लेफ्ट पैनल में आप देख रहे हैं पहला डोनर सेल है जिसमें एफ प्लाज्मिड है और इस एफ प्लाज्मिड के कारण इसमें एक पिलस जो बना हुआ है, एक उससे निकलता हुआ डंडे के रूप में आप देख रहे हैं, दैट इज एफ प्लस, एफ पिलस। ये एफ पिलस इसलिए बन रहा है क्योंकि उसमें ये एफ पिलस कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करता है रेसिपिएंट सेल के साथ मिलकर। रेसिपिएंट सेल जो राइट साइड में देख रहे हैं दैट इज एफ माइनस सेल। सेकेंड फिगर में आप देख रहे हैं कि एफ प्लस सेल और एफ माइनस सेल के बीच में एफ प्लस कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लिया है। अब थर्ड में देख रहे हैं कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है एफ प्लाज्मिड का और उसके जो है वो एक कॉपी ट्रांसफर हो रहे हैं। अब आप फोर्थ में देख रहे हैं कि दोनों ही F प्लस हो गया है और दोनों में F प्लस बन गया है, अर्थात F प्लाज्मिड रेसिपिएंट सेल के अंदर जाकर उसमें भी ये एबिलिटी बना दिया
वो F+ कर दिया और उसमें भी अब F+ बनाने की एबिलिटी हो गई है। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम फिर से और भी इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि F+ और F- सेल है। F+ सेल में जो ब्लू कलर का ये जो जीनोम है दैट इज क्रोमोसोमल डीएनए, और येलो कलर का है वो F प्लाज्मिड है। F प्लाज्मिड रेप्लिकेट होकर के F- में जा रहा है F+ सेल से थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। ऊपर के साइड जब आप देखते हैं नेक्स्ट एरो के माध्यम से जो राइट साइड में कि F+ सेल से ये F- सेल में जा सकता है। दूसरा नीचे देख रहे हैं कि HFR से F- में जा रहा है। एक यहाँ पे दो संभावनाएं होती हैं। एक HFR सेल से वो प्लाज्मिड का जो है एक कॉपी जो से इंसर्टेड है उसके रेप्लिकेशन हुआ है और उसकी एक कॉपी F- सेल में जा रहा है। लेकिन उसके नीचे आप देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया में भी बाय मिस्टेक कुछ बैक्टीरियल जीनोम के जीन भी उससे संलग्न होकर जा रहे हैं F- सेल में। ये नीचे में देख रहे हैं HFR सेल से F- सेल में जब ये ट्रांसफर हो रहा है F प्लाज्मिड, तो F प्लाज्मिड HFR सेल के जीनोम में जो इंसर्टेड अवस्था में है वहां से रेप्लिकेट होकर जब निकलता है तो बाय मिस्टेक वो भी कुछ बैक्टीरियल जीन को या उसके डीएनए के खंड को अपने साथ लेकर निकलता है। ये बाय मिस्टेक होता है और इस प्रकार से ये जब प्रवेश करता है F- सेल में तो उन खंड में यदि कोई जीन है तो उस जीन के प्रति अब ये जो F- सेल जो रिसिपिएंट सेल हैं जिसमें वो प्रवेश करता है वो अब उन जीन्स के रेस्पेक्ट में उसके संबंध में वो उसी प्रकार से हेमीजाइगोट या मीरोजाइगोट बनाता है। तो सेक्स डक्शन और कॉन्जुगेशन, अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो कॉन्जुगेशन में इस प्रकार से मीरोजाइगोट या हेमीजाइगोट बनने की संभावना नहीं होती है। लेकिन HFR सेल से सेक्स डक्शन जिसमें HFR सेल से ट्रांसफर होता है प्लाज्मिड F- सेल्स में, वहां ये संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ बैक्टीरियल जीन HFR सेल से F- सेल में ट्रांसफर हो जाए और तब जो F- सेल है वो F+ में अगर परिणत होता है तो वो हेमीजाइगोट या मीरोजाइगोट बनता है और उसमें कुछ फेनोटाइप में परिवर्तन आ सकते हैं। तो सेक्स डक्शन रिकॉम्बिनेशन में ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन की क्षमता ज्यादा रहती है। वो पहले बैक्टीरियल सेल से जीन का कुछ खंड को लेकर F- सेल में आ सकता है। इस वजह से इसको कॉन्जुगेशन से अलग नाम दिया गया है क्योंकि इसमें ये एबिलिटी होती है, रिकॉम्बिनेशन की एबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को सेक्स डक्शन कहा जाता है कॉन्जुगेशन से अलग। अब कुछ चीजें और हैं उसके फैक्ट्स कि F+ सेल हैज इंफॉर्मेशन दैट प्रिवेंट्स ट्रांसफर ऑफ फर्दर F प्लाज्मिड इनटू इट। F+ सेल में ये इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है कि इसमें दूसरा F प्लाज्मिड इंटर ना करे, ये हमेशा डोनर की तरह व्यवहार करे, रिसिपिएंट की तरह व्यवहार ना करे। इसके अलावा F प्लाज्मिड possesses टू मेन लोसाई TRA एंड TRB। ये दो लोसाई हैं जहां लोसाई मीन्स लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, जहां जो है ये दो प्रकार के लोसाई हैं TRA एंड TRB। इसके अलावा एक जीन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है एंड ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर है। ये चार प्रकार के वहां पे जीन होते हैं जो अलग अलग प्रकार से इस पूरे कॉन्जुगेशन प्रक्रिया को फैसिलिटेट करते हैं। The TRA enables the donor cell to be attached to recipient cell and code for protein to form the pili। TRA जीन है वो डोनर सेल और रिसिपिएंट सेल को एक दूसरे के करीब लाता है। इसके साथ
वो सेक्स पीलस बनने में मदद कर सेक्स पीलस जो है बनने में मदद करता है या उसको प्रमोट करता है, और वो एक प्रोटीन कोड करता है जो उसके अंदर होते हैं जिसके कारण पीलस बनता है। दिस फैसिलिटी, और ये सारी जो प्रक्रिया होती है, दिस फैसिलिटेट्स स्टार्ट ऑफ सेल सेल कांटेक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द एफ प्लाज्मिड। ये जो सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से दोनों जो रिसिपिएंट एफ माइनस और डोनर एफ प्लस सेल दोनों करीब आते हैं, दोनों जुड़ते हैं, दोनों के बीच कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया के लिए ये 4 प्रकार के जीन TRA, TRB, 2 प्रकार TRA, TRB, ये 2 प्रकार के जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ORI-B और ORI-T का काम ये होता है कि TRB locus codes for other protein that involved in creating a channel। अच्छा, TRB एक एक्स्ट्रा और प्रोटीन को कोड करता है जो कॉन्जुगेशन ट्यूब के अंदर से एक चैनल बनाता है जिसके द्वारा DNA ट्रांसफर हो। ORI-B is the site at which replication of the DNA occur। ORI-B वो साइट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट साइट है, जबकि ORI-T ये जो साइट है वहां यहाँ at which the enzyme relaxes और the relaxosome protein complex ये बनते हैं, कोड होते हैं, that nicks the DNA strand of the F plasmid। वो F plasmid के DNA स्ट्रैंड को निक करता है, यानी उसको काटता है। ये 2 साइट हैं, ये 2 ORI-B एंड ORI-T, ये 2 साइट हैं। इसका इंपॉर्टेंस है, ORI-B साइट रेप्लिकेशन स्टार्ट साइट है, जबकि ORI-T ट्रांसफर ऑफ DNA का स्टार्ट साइट है, कि यहाँ से DNA, इस जगह से DNA या एफ प्लाज्मिड का जो DNA है वो डोनर से रेसिपिएंट की तरफ कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से ट्रांसफर होता है। तो ये 2 साइट्स हैं ORI-B एंड ORI-T, और 2 लोकस हैं या 2 जीन्स हैं TRB और TRA। तो ये चारों मिलकर के 2 साइट्स और 2 जीन्स मिलकर के इस पूरे कॉन्जुगेशन प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरियल जीन, हम लोग फिर सम अप करते हैं, बैक्टीरियल जेनेटिक्स में सबसे जो नॉर्मल प्रक्रिया है वो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बाइनरी फ्यूजन, द्विविभाजन, इस प्रक्रिया में संपन्न हो जाता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में टोटल उसके जीनोम चले जाते हैं रेप्लिकेशन के माध्यम से। पहले जो है डोनर, जो उसके पेरेंट सेल हैं, उसके DNA रेप्लिकेट होते हैं, एग्जैक्ट 2 कॉपी बनता है, और दोनों कॉपी नेक्स्ट सेल जनरेशन डॉटर सेल्स में जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चला जाता है। उसमें म्यूटेशंस, अगर म्यूटेशंस उपस्थित है एनवायरनमेंट में, तो म्यूटेशंस के प्रति भी उसी प्रकार से वो संवेदनशील है। जेनेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है रिकम्बिनेशन की, वो बैक्टीरिया में 3 प्रकार से संपन्न हो सकती है, जैसे हम लोगों ने जाना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को फर्दर डिवाइड किया गया कि वो HFR सेल या F प्लस सेल इसमें इन्वॉल्व है डोनर के रूप में। अगर F प्लस सेल है तो वो कॉन्जुगेशन, HFR सेल है तो वो सेक्स डक्शन। सेक्स डक्शन में जेनेटिक रिकम्बिनेशन होने की संभावना है, ट्रांसडक्शन में जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन में भी होता है। कॉन्जुगेशन में नहीं भी होता है, क्योंकि F प्लस प्लाज्मिड डोनर से रिसिपिएंट में जाते हैं, तो इतना फर्क हो जाता है कि रेसिपिएंट डोनर बन जाता है, उसमें सेक्स पिलस बनने की क्षमता हो जाती है। लेकिन वो इसमें कॉन्जुगेशन में मीरोजाइगोट और हेमिजाइगोट बनने की कोई संभावना नहीं होती, जबकि यह संभावना ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और सेक्स डक्शन, इन तीनों प्रक्रिया में हो सकती है। थैंक यू।